सारी बात जो है आज मंशा पे आ रही है. What is the intention of the Election Commission of India to do this exercise? आज लोगों के मन में ये सवाल है. जो कोई सरकारी नौकरी फ़र्ज करिए बिहार का है और वो सरकारी नौकरी कर रहा है दिल्ली में या मिलिट्री में है, उसका जोधपुर में या कहीं पोस्टिंग है, ठीक है, वो उन 3-4 दिन की छुट्टी लेके शायद जा सकते हैं। मगर जो मज़दूर तबका है वो कैसे 4-5 दिन के लिए जाएगा? तो ये सब देखते हुए मतलब ये जो इन्होंने एक्सरसाइज की है ये तो इतनी अनरियलिस्टिक है और इन अ वे बहुत ही अनफेयर है। इसमें लिखा है कि अगर ईआरओ को, जो आपके इलेक्शन ऑफिसर हैं अभी, वो डाउट करते हैं एलिजिबिलिटी ऑफ अ वोटर ड्यू टू नॉन सबमिशन ऑफ रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स और अदरवाइज, जस्ट लुक एट द टर्म्स, और अदरवाइज मतलब इतनी वेग चीज। आप सिद्ध करेंगे कि आप नागरिक हैं, तो एक तरह से जैसे इस इलाके में चोरी हो जाए तो अगर पुलिस कहती है कि नहीं हम मानते हैं सब चोर हैं और आपको सिद्ध करना होगा कि आपने चोरी नहीं की, इट्स एग्जैक्टली जैसे एनआरसी को आप पिछले दरवाजे से ला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट्स हैं जिससे बिल्कुल ये क्लियर है कि इलेक्शन और सिटीजनशिप अलग है। इलेक्शन का काम इलेक्शन वोटिंग ये काम इलेक्शन कमीशन का, और सिटीजनशिप का काम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। अब उन जजमेंट्स के बावजूद जो कि बिल्कुल क्लियर है, इलेक्शन कमीशन ने फिर भी ये तय किया कि वो एक तरह से सिटीजनशिप को वेरीफाई करेंगे। अगर इलेक्शन कमीशन के किसी अफसर को ये लगे कि किसी ने फ्रॉडुलेंट तरीके से अपना डॉक्यूमेंट बनाया, क्या फ्रॉड के लिए आप सस्पेक्टेड फॉरेनर बन जाएंगे? इलेक्शन कमीशन इज फेलिंग इंडियन डेमोक्रेसी, बिल्कुल। but now we expect that the Supreme Court will uphold democracy and, most importantly, the right to vote. सलाम, नमस्ते, जिंदाबाद दोस्तों। ये दाग दाग उजाला जो एक श्रृंखला है बातचीत के देश के हालात के बारे में, उसके नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं, बिहार की चुनाव नज़दीक आए हैं और चुनाव आयोग ने अचानक एक ऐसा फैसला किया जो इन 75 सालों में इस तरह का फैसला हमने नहीं देखा है कि 1 महीने से कम वक्त में जिसको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतलब विशेष गहन पुनरीक्षण वोटर लिस्ट का करना है। मतलब कई बार हुआ है, मतलब एक निरंतर प्रक्रिया भी है, लेकिन हर चुनाव के बीच में 5-5 साल होते हैं, उसके दौरान ये एक प्रक्रिया से होता है और उसमें किसी को कोई शिकायत नहीं हो सकती। लेकिन अचानक चुनाव के बस 1 महीना देते हुए ये तय किया है कि लगभग 8 करोड़ बिहार के जो मतदाता हैं उन सब का ये गहन पुनरीक्षण, इंटेंसिव जांच होगी और उसमें बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स की, अभिलेखों की ज़रूरत है जो सामान्य मध्यम वर्गीय व्यक्ति भी जो पढ़ा लिखा शहर में रहता है उनके पास नहीं होगा। गांव में इन लोगों को इतने कम वक्त में ये कहाँ से ये सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करेंगे, और नहीं इकट्ठा कर पाए तो किस तरह से वो अपनी नागरिकता और को साबित करेंगे। बहुत सारे सवाल इससे उठ रहे हैं। जो ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं उनका मानना है कि ये एक षड्यंत्र है इलेक्शन कमीशन का, कि जो ऑपोजिशन पार्टीज़ में कुछ समूह हैं, कुछ धार्मिक समूह हैं, कुछ जातीय समूह हैं जो बीजेपी के लिए वोट नहीं देती हैं, उनको अलग करने की ये पहल है।
महाराष्ट्र में इससे पहले जो इलेक्शन हुआ था, वहाँ फेक वोटर के नाम पे बहुत बड़ी संख्या में लोग जोड़े गए थे और इलेक्शन कमीशन अभी भी उसको समझा नहीं पा रही। यहाँ उल्टा ये प्रक्रिया दिख रहा है कि इस प्रक्रिया से शायद लाखों संख्या में जो मतदाता सूची में जो लोग हैं और विशेष समूह के जो लोग हैं, उनको हटाने की एक षड्यंत्र है, ऐसा ऑपोजिशन पार्टीज मानते हैं। इलेक्शन कमीशन बार बार कहती है कि नहीं, ये तो हम लोग एक सामान्य प्रक्रिया है और हम लोग तो चाहते हैं कि लोकतंत्र ईमानदारी से किया जाए, इसलिए ये प्रक्रिया हो रही है। इससे बहुत सारे सवाल उठते हैं और एक बहुत अच्छे दो साथी इनसे बेहतर इन सवालों पे हमें जानकारी और समझ देने में ढूंढना भी मुश्किल होता। एक है प्रोफेसर जोया हसन, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में बहुत सालों तक उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में प्रोफेसर रही हैं और इसके अलावा भी वो एक पॉलिटिकल कमेंटेटर, मतलब इन विषयों पे लिखती हैं, बोलती हैं। तो आप शामिल हुए, वेलकम। और दूसरी तरफ अंजलि भारद्वाज है, सतर्क नागरिक समिति और बहुत सारे और संगठनों से आपका जुड़ाव रहा है, लेकिन चुनाव प्रक्रिया की ईमानदारी, उसकी जवाबदेही और उससे जुड़े हुए जो संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, इलेक्शन कमीशन, इन सब का बहुत बहुत नज़दीकी से आप और आपके साथी इसकी समीक्षा करते रहते हैं और नागरिकों के सामने वो बातें रखते हैं। तो अंजलि, आपको भी स्वागत है कि आप इस बातचीत से जुड़े हुए। मेरा पहला सवाल यही है कि जोया जी, आपने किसी लेख में भी लिखा था, एक तरह से ये एक वक्त है जहाँ पे कौन सी पार्टी चुनी जाएगी, नहीं चुनी जाएगी, वो बात की बात है। अभी कुछ और दाव में है और वो है इस जो हमारी इलेक्शन कमीशन है, उसकी ईमानदारी, उसकी सच्चाई। और बहुत सारी चीज़ों में हम लोग मतलब यकीन नहीं होता है। ये वक्त है जब बहुत सारे मीम्स निकलते हैं। एक बहुत मज़ेदार मीम निकला था जहाँ पे कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन डिनाइज that it has joined merged with the BJP, but it is extending outside support। मतलब मतलब आम लोगों के दिलों में भी बहुत सारे सवाल उठे हैं और वो किस हद तक जायज़ हैं, आपसे भी और आपसे भी अंजलि, मैं पूछना चाहूँगा। देखिए, अगर हम इलेक्शन कमीशन को पिछले 70 साल में देखें तो इलेक्शन कमीशन का एक बहुत अच्छा बहुत क्रेडिबल और लोग भी उनको क्रेडिबल मानते हैं, इसलिए कि बहुत से सर्वेज हुए हैं। मसलन सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़ ने अलग अलग वक्तों पे किया है और उनके जो पहले के सर्वेज हैं और ओपिनियन पोल्स हैं, उसमें बिल्कुल क्लियर था कि लोग इलेक्शन कमीशन को बहुत ट्रस्ट करते हैं, बल्कि जो सारे बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें सबसे ज़्यादा ट्रस्ट जो था वो इलेक्शन कमीशन। मगर उनके हाल के जो ओपिनियन पोल्स हैं उसमें लगता है कि इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पे सवालात हैं, काफ़ी बहुत गिरावट हुई है। मगर मेरे ख्याल में जब हम लोग एक ओवरऑल पिक्चर रखेंगे तो इसमें कोई शुबा नहीं कि इलेक्शन कमीशन का देखिए जो काम है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हमारा मुल्क जो है वो एक कॉन्टिनेंटल साइज़ का मुल्क है, इसमें फ्री और फेयर इलेक्शन कराना कोई बहुत आसान काम नहीं है। मगर इलेक्शन कमीशन ने उसको अच्छे खासे तरीक़े से किया है और कोई बहुत ज़्यादा शिकायतें अभी तक इसके बारे में नहीं थी। मेरे ख़्याल में जो इस वक्त जो एक सिचुएशन पैदा हुई है ये पिछले 7-8 साल में है और ये मेरे ख़्याल में उससे शुरू हुई जब ख़ास तौर पे 2019 के जो लोकसभा इलेक्शंस हुए और ऑपोजिशन पार्टीज़ ने बहुत से कंप्लेंट्स किए प्रधानमंत्री के
और होम मिनिस्टर की तकरीरों के बारे में, जो कि जो इलेक्शन का कोड ऑफ कॉन्डक्ट है उसको क्लियरली वायलेट करता था। मगर उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। फिर 2024 के जब इलेक्शंस हुए उस वक्त भी बहुत से उसमें तो और भी कंप्लेंट्स ज़्यादा हुए, खुल के और भी ज़्यादा हुए। नफरती और ये तो भाषण। आपने नोटिस किया होगा और आप इन सब चीज़ों पे नज़र रखते हैं कि बहुत से जो रिटायर्ड इलेक्शन कमिश्नर्स हैं जी, जो इस वक्त सही है। बातचीत कर रहे हैं, वो खुद ये बात कह रहे हैं कि ये जो कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट को नहीं इम्प्लीमेंट किया जा रहा। मसलन 2024 में आपको याद होगा कि जब कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट ने कंप्लेन किया तो इलेक्शन कमीशन ने बहुत दिन तक जवाब नहीं दिया, और जब जवाब दिया तो उसमें उन्होंने एक तरह का इक्विवेलेंस कर दिया प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन में, और बस एक उनको बहुत ही डेलिकेट सी वार्निंग दी, मगर कोई एक्शन तो लिया नहीं। तो मगर अब जो इस वक्त जो हुआ है ये तो एक जो महाराष्ट्र में जिसमें आपने जिक्र किया, और अब जो बिहार में हो रहा है ये तो अब बिल्कुल जैसे कोई मतलब अब कोई बीच में there's no pretense left मतलब well I mean it might be premature to say that, but yeah, there are very serious questions regarding the non-partisanship of the election commission, and therefore its credibility जी, is in question. आप सही कह रहे थे। मैं क्योंकि आईएएस अफसर भी था, 6 जिलों में कलेक्टर था, पता नहीं कितने चुनाव मैंने कराए हैं। कभी भी दूर तक भी मतलब ना हमें और हमें कभी भी किस तरह के गलत आदेश नहीं आते थे। आते भी होते तो हम कभी ना करते, लेकिन जनरली सब लोग वो पूरा यकीन था कि मतलब इसमें मेरे ख्याल में हर्ष ये भी हुआ है कि एक चीज़ हमें और कहनी चाहिए थी कि वो जो पूरा अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है उसकी वजह से भी वो जो इतना बाज़ाब्ता बदला गया, जब एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा था तो कि बहरहाल एक बिल्कुल एक अलग था, और इन्होंने जो अडॉप्ट किया तो उसमें जब प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का नॉमिनी होगा, और प्राइम मिनिस्टर के नॉमिनी अब जो है वो होम मिनिस्टर है, तो जाहिर है, और फिर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, तो ये जो मेरा ख्याल में ये अपॉइंटमेंट्स का जो प्रोसेस जो हुआ उसकी वजह से भी, और जो लोग अब इसमें हैं इस कमेटी में, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, तो उसकी वजह से भी बहुत वो और हुआ। कहीं जैसे अशोक लवासा मेरे बैचमेट भी हैं, उन्होंने थोड़ी बहुत मतलब अपनी जिम्मेदारी को निष्पक्षता से करने की कोशिश की, और तो उन्हें उनको तो हटना पड़ा तो उनको तो बाहर ही भेज दिया बाहर गया। ही भेज दिया। तो नहीं, तो आप बिहार का थोड़ा सा और मतलब ये बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी था। तो बिहार में आप ये व्हाई डू यू फील कि ये बिल्कुल एक नए स्टेज पे हम पहुंच गए हैं? देखिए, बिहार का मामला का जो पूरा मामला है उसमें 2-3 इश्यूज़ हैं। एक तो इश्यू ये है कि जो आपने अभी कहा कि ये जो स्पेशल एसआईआर जो है ये स्पेशल बिल्कुल इंटेंसिव अलग है, रिवीजन। और जो पहले रिविजन्स होते थे जिनको कि समरी रिविजन्स कहा जाता था, बिहार में समरी रिविजन जनवरी 2025 तक हुआ है। अब इलेक्शन इस वक्त अगर हो रहे हैं नवंबर, अक्टूबर या नवंबर में, तो ज़ाहिर है वो जो समरी रिविजन हो चुका है, और कोई अभी कोई ऐसी ख़ास एविडेंस नहीं है कि जो 2 जनवरी में जो अपडेटिंग हुई उसमें कोई बहुत बड़ी ख़राबियाँ थीं, और अगर थी ख़राबियाँ तो आपने उसको उस वक्त क्यों नहीं करेक्ट किया? ये एक बारगी आपने जून में 4-5-6 महीने भी नहीं हुए और आप कह रहे हैं। अच्छा, और दूसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है नोट करना, कि जो बिहार में हो रहा है वो समरी रिविजन नहीं है, वो अपडेटिंग नहीं है, ये तो हम इसको असरे नौ बिल्कुल डी नोवो किया जा रहा है, नए सिरे से, मतलब एक नए तरह सिरे से हो रहा है, जो कि बहुत से एक्टिविस्ट ने और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन्होंने ये पॉइंट आउट किया है कि ये समरी रिविजन नहीं है, ये अपडेटिंग नहीं है, ये किसी भी प्रदेश में अभी तक ये जो बिहार में हो रहा है। अब तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो वहाँ के 8,000 वोटर्स हैं उनको सबको ही आप वो कर रहे, उनसे मांग रहे हैं दस्तावेज। तो दूसरी चीज़ तो ये है कि ये बिल्कुल नए सिरे से किया जा रहा है। तीसरी और वो भी 1 महीने के अंदर, और वो भी, हाँ, तीसरी चीज़ जो है इसकी टाइमिंग, कि अगर आपको ये करना था तो जब समरी रिविजन हो रहा था तो उसी वक्त आप ये स्पेशल
इन्वेस्टिगेशन करते, वो जी। आपने किया नहीं। और तीसरा जो सबसे बड़ा इशू है, और वो यकीनी आप इस पे वो तबसरा होगा, वो ये है कि एक तरह से आप खाली आइडेंटिटी नहीं मान रहे हैं, हम्म, आप सिटीजनशिप मान मान लिया। का एक तरह से टेस्ट कर रहे हैं। और जो इतना हंगामा हुआ उस, है, उसके और बाद ज़ाहिर उस पे बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन है, ऑपोजिशन है। अ, और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आम लोगों में है, बिहार के आम लोगों समझ रहे हैं इसको। में वो समझ गए हैं कि ये क्या हो रहा है। तो ये जो एक पूरा शहरी होने का, नागरिकता का जो मामला उठा है, वो इफ़ेक्टिवली तो आप वही कर रहे हैं ना, क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि वोटर कार्ड नहीं आप एक्सेप्ट करेंगे, आप आधार नहीं एक्सेप्ट करेंगे, आप राशन कार्ड नहीं करेंगे, मनरेगा नहीं करेंगे, जो कि सारे जो कि जो गरीब लोगों के तकरीबन पास जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, 80-90% लोगों के, 87% लोगों के पास बिहार में हाँ, 80% लोगों के पास ये आधार है, कार्ड है, ऐसा बता रहे हैं। तो और वो आप नहीं मान रहे। और फिर जब आधार खुद ही बेसिस है, और बहुत से डॉक्यूमेंट जो आपने कहे हैं आप मान रहे हैं, वो आधार के ही बेसिस पे बन रहे हैं, तो आप कैसे ये किस किस बेसिस पे आप कह रहे हैं कि इनको नहीं मानेंगे? तो मेरे ख्याल में 2-3 इसमें बहुत बड़े मसले हैं और बहुत बड़े सवालात हैं, जो इलेक्शन कमीशन ने जो हियरिंग हुई 10 जुलाई को, उन्होंने उसका सही। कोई कन्विंसिंग जी, वो एक मौका था कन्विंसिंग सबके जवाब नहीं सामने। दिया। वैसे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको मतलब नागरिकों को, ऑपोजिशन पार्टीज को आश्वस्त करना जरूरी था, नहीं, और देखिए लेकिन चौथी चीज़ जो मैंने 3 चीज़ें कही, चौथी एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये कि इलेक्शन कमीशन ने पूरे जो रूल्स हैं उनको मुस्तकिल बदल रहे हैं। आपने शुरू में कुछ कहा, फिर स्टेज 2 में आपने कहा कि वो नहीं हो रहा था फॉर्म तो और कुछ और। फोटोग्राफ दीजिए। तीसरे स्टेज पे फोटोग्राफ भी नहीं आपको देना है, और आप खाली नाम और सिग्नेचर। और अब जो सारे वहाँ से रिपोर्ट्स आ रही हैं, उससे तो ये लग रहा है कि जो बीएलओ हैं, वो तो लोगों के घर जा ही नहीं रहे हैं, वो तो अपने ही दफ्तर में बैठ के सबको फॉर्म्स को भर रहे हैं और हैं। खुद ही सिग्नेचर भी कर रहे हैं। तो इसमें तो बहुत ही एक प्रॉब्लमेटिक क्या कहा जाए, मतलब बहुत ही गलत तरीके से हो रहा है। अंजलि, बस ये जो नागरिकता का सवाल है उसको थोड़ी देर अलग रखें, क्योंकि मुझे लगता है उसमें वो इस पूरी प्रक्रिया का शायद मेरे दृष्टि में सबसे खतरनाक पहलू है। बिल्कुल। लेकिन अलग से उसकी बात हम इसके बाद करेंगे। लेकिन जो क्रेडिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन, बहुत कुछ आपने बताया। मैं कहीं आंकड़े पढ़ रहा था कि जब बहुत दबाव हुआ कि आप कर नहीं रहे, तो 24 घंटे में उन्होंने कहा कि वो 1.25 करोड़ फॉर्म्स उन्होंने 24 घंटों में, इट मीन्स के हर सेकंड 137 फॉर्म्स, मतलब 137 फॉर्म्स आप हर सेकंड को कर रहे हैं। मतलब इस तरह के क्लेम्स करना, मतलब कौन आप पे यकीन रखेगा? तो जो बहुत सारी चीज़ों में जो क्रेडिबिलिटी है, बिहार के चुनाव में हम पहले भी देखे हैं कि मार्जिन ऑफ विक्ट्री बहुत कम रहता है। तो इसलिए आप 1000-2000 लोगों को अगर आप अलग कर देंगे, तो पूरे परिणामों को आप बदल सकते हैं। ये भी डर है, और ये भी मतलब लोग महसूस कर रहे हैं कि कुछ चुने हुए समूह जाति, जैसे मान लीजिए कि आरजेडी का बहुत सपोर्ट यादव कास्ट में है, या माना जाता है कि मुस्लिम कम्युनिटी का यकीन बीजेपी पे नहीं है, ऑपोजिशन पार्टीज में है, तो उनके ऊपर विशेष तौर पे इसका असर पड़ेगा। क्योंकि आपका पूरा काम ही इलेक्शन कमीशन की सच्चाई, क्रेडिबिलिटी पर रहा है। आप इन दिस मोमेंट, बिहार के इस आदेश के बाद क्या आपके मन में गुजर रहा है? देखिए हर्ष, मेरे ख्याल से जो एक सबसे बड़ा क्राइसिस हमारे देश में है, वो है आज की तारीख में इंस्टीट्यूशंस किस तरीके से चल रहे हैं, उन्हें कैसे कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, और लोकतंत्र से को जीवित रखने के जो इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल, जो कि जिस पे लोकतंत्र टिका है। और उसमें आज हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो इंस्टीट्यूशन है और जिस तरीके से उन्हें काम करना चाहिए है,
उस पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है। और जैसे जोया ने कहा कि रिपीटेड जो ओपिनियन पोल्स हैं वो ये दिखा रहे हैं कि लोगों को समझ में आ रहा है कि वो अब विश्वास उस तरीके का नहीं कर रहे जिस तरह से वो करते थे इलेक्शन कमीशन में। मैं और थोड़ा सा आपको रोकूंगा, अगर नागरिकों का यकीन डेमोक्रेसी पे नहीं रहेगा तो उसके उसके व्यापक परिणाम हो सकते हैं। बिल्कुल, मतलब डेमोक्रेसी से ज्यादा इंस्टीट्यूशंस पे जो ये कह रहे यकीन हैं। और इलेक्टोरल प्रोसेस में अगर लोगों का विश्वास उठ जाता है तो आप कितने भी चुनाव करा लीजिए, फिर तो यही होता है कि भाई किसी तरीके से जिसको जितवाना था वो जीत गए। तो ये बहुत ही बड़ा सवाल है आज हमारा। और हम उस दिशा में जा रहे हैं जैसे टर्की या हाँ हंगरी या बिल्कुल, मतलब फिर बिकॉज पब्लिक ट्रस्ट इज एवरीथिंग। जी। और हम ये देख रहे हैं कि लोगों में ये बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि इलेक्शन कमीशन रेफरी का काम कर रहा है। उनका काम है कि निष्पक्ष रूप से चुनाव कराएं, फ्री एंड फेयर चुनाव कराएं। कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको ये दायित्व दिया है। और अब जब ये पूरा फेथ जो शेक हो गया है, और हमने देखा है कि पिछले कुछ 10 सालों में ये सिलसिला बहुत बढ़ा है, क्लियरली नजर आ रहा है लोगों को कि सिलेक्टिव एक्शन होता है। आप अगर बीजेपी या रूलिंग पार्टी जो भी है वो अगर जाकर शिकायत करें, उस शिकायत पे तो तुरंत काम होगा। जो अपोजिशन लीडर्स या अपोजिशन पार्टी अगर शिकायत करें, जो रूलिंग पार्टी के नुमाइंदे हैं, उनके नेता हैं, तो शिकायत ठंडे बक्से में चली जाएगी। बल्कि नफरती भाषण के संबंध में मैंने नियम देखे, मतलब उससे तो आपको लाइफ लॉन्ग डिबार हो सकते हैं। और इलेक्शन कमीशन बस देख ही रही है। एंड इन फैक्ट जो जैसा आपने कहा, इलेक्शन कमिश्नर्स ने इस पूरे मुद्दे को उठाया है, कहा है कि जब हमने डिसेंट नोट दिया कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं सिलेक्टिव एक्शन, तो वो हमारे डिसेंट नोट को ऑन बोर्ड भी नहीं ले रही अब इलेक्शन कमीशन। एंड मिस्टर अशोक लवासा रिजाइन, वी नो ऑल ऑफ दैट। तो अब ऐसे में ये केवल एक शक की बात नहीं रह रही, ये तो इंस्टीट्यूशन के अंदर बैठे लोग अगर ये देख पा रहे हैं, कह रहे हैं, तो ये तो लोगों के, और क्योंकि मैं इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि बार बार हमें ये कहा जाता है कि लोग बड़ा शक कर रहे हैं। ये शक नहीं है, ये बिना बात के शक क्यों कर रहे हैं? बिना बात के आप तो लोगों को भड़का रहे हैं या शक कर रहे हैं, गलत बात है, इसकी कोई दवा नहीं है। तो इसलिए बहुत जरूरी है ये समझना कि वेयर वी आर एट दिस टाइम। एंड लाइक जोया सेड, ये पूरे हमारे जो लोकतंत्र की जो नींव है उस पर आज सवाल उठ रहा है। अब इसमें 2 चीजें बहुत बार बार उठ रही हैं 2019 के चुनाव से, वोटर टर्नआउट और वोटर एडिशन और डिलीशन इन द वोटर लिस्ट। 2024 या 19? 2019 से सुप्रीम कोर्ट में भी केस पड़ा है। और देखिए, वोटर टर्नआउट का मामला होता है जहां पर हमारे इलेक्शन कमीशन एक फिगर डालते हैं कि आज एंड ऑफ पोलिंग पे डेट पे इतने प्रतिशत लोगों ने वोट किया। पहली बात तो आप नंबर बताइए, आप प्रतिशत बताते हैं। फिर नियम यह है कि जो अगर लाइन में है तो वो करेंगे, पर लाइन इतनी लंबी होती है जैसे 2 दिन बाद हर्ष इलेक्शन कमीशन फिगर देते हैं, वो अनप्रेसिडेंटेडली तरीके से वो इंक्रीज हो रही है। मतलब 7%, 10%, उड़ीसा में 30% इंक्रीज हुई। अब आप ये सोचिए कि जिस समय पर खत्म होनी थी वोटिंग, उसके बाद कितने लाखों करोड़ों लोग लाइन में लगे हैं। क्योंकि ये तो क्लियर है, जैसे आपने कहा कि रूल है कि केवल वो लोग जो लाइन में खड़े हैं उस वक्त जब वोटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, केवल वही उन्हें कूपन दिया जाता है और वही आके वोट कर सकते हैं। तो लोग सवाल पूछ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन बड़ी शायराना अंदाज में वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कहते हैं लोगों को शक का तो कोई इलाज नहीं है, कोई नंबर नहीं देते। फॉर्म 17C विच इज द ओनली स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट जिसके अंदर ये लिखा जाता है कि वोटर टर्नआउट क्या है, वो बार बार मांगा जा रहा है इलेक्शन कमीशन से। इलेक्शन कमीशन कहते हैं हम नहीं देंगे। भाई, लोगों का ट्रस्ट कैसे बनता है इंस्टीट्यूशन में? पर बिहार के आदेश के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं ले रहे। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं ले रहे। तो अब 17C की मैं बात खत्म करूं तो उसमें इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं नहीं, हमने तो जो कैंडिडेट थे उनके जो पोलिंग एजेंट है उनको दे दिया। चुनाव कैंडिडेट्स और उनके पोलिंग एजेंट के लिए नहीं हो रहे, लोकतंत्र में वो लोगों के लिए हो रहे हैं। अब आप पुख्ता जो इंफॉर्मेशन है वो लोगों को नहीं देंगे, हाउ विल पीपल ट्रस्ट यू?
वोटर एडिशन और डिलीशन, इट्स नॉट जस्ट अस, इतने पुराने एक्स इलेक्शन कमिश्नर्स हैं जो कह रहे हैं इट इज द सॉफ्ट अंडरबेली ऑफ डेमोक्रेसी। जब आप इलेक्शन कराते हैं आप बहुत पहले से तय कर सकते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा, अगर आप वोटर लिस्ट की मैनिपुलेशन कर पाए तो। अब ये जो बिहार का जो आज बात हो रही है, सबसे बड़ा सवाल आज यही है कि क्यों किया जा रहा है ये। अब इसमें क्यों और इस वक्त और इस तरीके से क्यों किया जा रहा है, क्योंकि मतलब हम बिल्कुल सवाल नहीं उठा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का ये राइट है, ये ऑब्लिगेशन है कि आप वेरिफिकेशन कीजिए, आप प्यूरिफिकेशन कीजिए ऑफ द वोटर लिस्ट। बिल्कुल सही बात है कि ठीक लोगों को ही जाके वोट करना चाहिए, पर आप किस तरीके से कर रहे हैं। और वो जो तरीका अपनाया गया है, जैसा आपने कहा इतना छोटा टाइम दिया गया, आपने कहा कि किस तरीके से जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें चुना गया है कि आप वोटर आईडी नहीं मानेंगे, आप आधार नहीं मानेंगे, आप राशन कार्ड नहीं, नरेगा कार्ड नहीं मानेंगे, यही 4 कार्ड्स तो उनके पास होते हैं। हम बस्तियों में काम करते हैं हर दिल्ली में, और यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग अपनी जान से ज्यादा हिफाजत से रखते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स को। उन डॉक्यूमेंट्स में क्या है, यही डॉक्यूमेंट्स हैं पॉलिथीन बैग में। बिल्कुल, जिसको बेघर लोगों के साथ में काम करता हूँ तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि आधार कार्ड के खिलाफ हम लोगों की बहुत डर है, लेकिन उनका ये कहना है कि वही तो एक डॉक्यूमेंट हमें सिद्ध करता है कि हम नागरिक हैं। अब उनको वो भी सिद्ध नहीं कर पाएंगे। उसको जिस तरह से वो बचाते हैं, बरसात में हर चीज में, बस यही कपड़े पहने हुए वहां छिपा के, कुछ और ना हो, भोजन भी ना हो, बल्कि वो कार्ड जरूर रखें। बिल्कुल। तो अब आप कह रहे हैं वो हम कुछ मानेंगे ही नहीं। मतलब ये जो पूरा एक्सरसाइज अंडरटेक कर रही है इलेक्शन कमीशन, जिस तरीके से अंडरटेक कर रही है, वो जो इलेक्शन कमीशन की लोगों का जो उसमें फेथ है वो जितना बचा कुचा है वो भी शेक कर रहा है। और मैं इसमें एक दो चीज आपको जस्ट फॉर दिस आई वांट टू रीड आउट। इलेक्शन कमीशन खुद कह रहे हैं जो इन्होंने SIR की अभी निकाले हैं दस्तावेज, उसमें उन्होंने कहा है कि एक फंडामेंटल प्री रिक्विजिट आप वोटर लिस्ट पे आए उसका ये है कि आप नागरिक होंगे। दे आर सेइंग ओनली अ सिटीजन कैन वोट, एंड दे आर सेइंग consequently the commission has a constitutional obligation to ensure that only persons who are citizens are on the voter list। वही सबसे खतरनाक है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है आपका। तो आप मुझे बताइए, केवल 2003 में इलेक्शन कमीशन ने अपना कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन फुलफिल किया। उसके बाद बिहार में 9 चुनाव हुए हैं कम से कम। 2003 के बाद 2004 का जनरल इलेक्शन हुआ, 2009 का हुआ, 2014 का हुआ, 2019, 2024 जनरल इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन 4 हुए हैं। तो 9 इलेक्शन में जो वोटर लिस्ट थी उनको आप कह रहे हैं हम नहीं मानेंगे। आप अचानक आप कह रहे हैं आप नहीं मानेंगे। नहीं, और अगर आज ये सवाल उठते हैं इलेक्शन कमीशन पे और अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो उनकी क्रेडिबिलिटी विल बी फर्दर हार्म। क्योंकि अगर आप आज इलेक्शन कमीशन ये कह रहे हैं कि हम तो उनको मानते नहीं, उसमें अगर पता चले कि लाखों लोग गलत थे, हाउ डू वी ट्रस्ट द आउटकम ऑफ इलेक्शंस? क्या इलेक्शन कमीशन अब ये कह रहे हैं कि हम अपनी ही एक्सरसाइज और वोटर लिस्ट जो हमने बनाई 9 बार, हम उसको ट्रस्ट नहीं करते? 2003 वर्तमान सरकार 2024 के चुनाव के बाद बिहार के इलेक्शंस के पर निर्भर होगी तो पावर में रहा है, तो अगर वो इलेक्शन लोग कैसे ट्रस्ट करेंगे? कि इसमें जो एक बेसिक चीज जो इसमें पूरे बिहार के जो ये प्रोसेस है उसमें जो खड़ी हो रही है वो राइट टू वोट। एक तरह से पूरा राइट टू वोट या वोट का जो हक है उसको आपने कहीं आप उसे वीकन कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि देखिए अभी तक इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी कि वो लोगों के पास जाएं और फैसिलिटेट करें उनका इंक्लूजन वोटर्स लिस्ट में। हिंदुस्तान और अमेरिका में फ़र्क ये कि अमेरिका में वोटर्स की जिम्मेदारी होती है कि वो वोट करें जाके। यहाँ तो आपको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन कितने कैंपेन्स करता है लोगों को इनकरेज करने के लिए कि भाई आप आके वोट करिए। तो हाँ, तो वोट तो आप उसी वक्त करेंगे जब इलेक्शन कमीशन अपनी एक बेसिक जिम्मेदारी पूरी करे कि लोगों को वोटर्स लिस्ट में शामिल करे। तो जो दूसरी तो ये जो इन्होंने किया है ये बिल्कुल ही अभूतपूर्व, आप कह रहे हैं अभूतपूर्व है, बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है कि आप इतने कैंपेन्स करके लोगों को एनलिस्ट करते हैं, वोटर लिस्ट पे ऐड करते हैं।
तो या तो आप कह रहे हैं कि इतनी करप्ट प्रैक्टिसेस थी कि गलत लोगों को अभी तक हम ऐड करते रहे और 2003 से। एक और in which चीज case- अंजलि, जो आपने भी कहा और हर्ष ने भी इसकी तरफ इशारा किया कि ये 2003 में क्या खासियत थी, Absolutely. ये अभी तक किसी के समझ में नहीं आया अचानक है They are trying कि to say कि आपने हमने 2003 को कैसे वो किया कि वो भाई भी ये एक वो भी एक समरी रिवीजन था। नहीं, तो और ये नहीं, वो एक कट ऑफ special पॉइंट revision नहीं, था। और देखिए ये तो बिल्कुल आसाम की तरह है कि वहां उन्होंने एक कुछ कट ऑफ पॉइंट बना लिया था, अब यहाँ आपने 2003 को एक कट ऑफ बना लिया। क्या is the election commission telling us Empowered that to they only fulfilled their constitutional obligation in 2003? मतलब जब तक स्पेशल रिवीजन नहीं होगी तब तक आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। इज दैट व्हाट वी आर टू अंडरस्टैंड? 2024 की लिस्ट को क्यों नहीं उठाया गया? उस लिस्ट को लेकर अगर इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे जाते और लोगों से बात करते, हम केवल उसकी वेरिफिकेशन कर रहे हैं, हम समझते। आप कह रहे हैं नहीं, हम उसको मानेंगे ही नहीं। आपका नाम वोटर लिस्ट पे अगर है किसी भी टाइम पे, इट शुड बी प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। और आप ये बताइए कि जो इलेक्शन कमीशन वाले जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स को मांग रहे हैं, बिल्कुल 2003 के बाद किसके पास है कि आपके माँ और बाप की पैदाइश का सर्टिफिकेट? अब ये तो सारे जो सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें बिल्कुल क्लियर है कि 20 क्या शायद 40% लोगों के पास मैट्रिकुलेशन है, हाँ, उससे भी कम 45 2 या 3% के पास बर्थ सर्टिफिकेट है। पासपोर्ट 2% पे है, पासपोर्ट मांग रहे हैं। मगर मेरे ख्याल में जो 45% आपने मैट्रिकुलेट शुरू हैं। में बात कही वो सबसे ज़रूरी है, वो ये कि आप ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है ही नहीं कि आप सिटीजनशिप को वेरीफाई करें, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जिम्मेदारी है। ये आपने जिम्मेदारी कैसे ले ली? सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले के ऊपर चिंता जताई। जो 10 जुलाई को हियरिंग हुई, उन्होंने कहा कि इतनी हेस्ट में और जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है इतनी जल्दबाजी में क्यों कर रहे तो हैं? मतलब ये सारी चीजें जो इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी है और जो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, आप ये देखिए कि 2003 में भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, ये स्पेशल समरी हुई, नहीं स्पेशल रिवीजन हुई, उसके डॉक्यूमेंट्स आज तक नहीं मिले। जो ऑर्डर्स थे, और स्क्रोल ने ही स्टोरी करी कि उन्होंने जब जाके पूछा इलेक्शन कमीशन से कि जो ऑर्डर्स आपने 2003 में निकाले थे, आप कह रहे हैं हमने तो वैसे ही ऑर्डर्स निकाले, उसकी कॉपी दीजिए। इलेक्शन कमीशन कह रहा है हमें मिल नहीं रहे वो ऑर्डर्स। वो तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें जो इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी की आप बात कर रहे हैं, लोगों के ट्रस्ट को ठेस पहुंचाता है, एंड इट इज सो डेट्रीमेंटल टू द इलेक्शन प्रोसेस एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ दैट, और डेमोक्रेसी की ही अंदर जो फेथ है लोगों का, उसको शेक कर रहा है। ये जो प्रक्रिया है, इसमें हम लोगों ने बहुत बात की कि डेमोक्रेसी पे यकीन है, लेकिन जिस तरह से मतलब वोटिंग किया जा रहा है उस पे अगर लोगों का यकीन बहुत गिर जाए तो फिर समाज और हमारे उसके क्या असर होंगे, ये एक सवाल है। क्योंकि हम लोगों के पड़ोसी देशों में हिंसात्मक रूप से सरकारों को बदली गई है। हम लोग अकेले हैं जहाँ पे कभी भी लोगों को ज़रूरत नहीं महसूस हुआ कि हम फौज के खौफ से सरकारों को बदलेंगे। वो अगर यकीन टूट जाए तो बहुत गंभीर है। लेकिन साथ साथ एक और मुझे उतनी ही बड़ी एक और चिंता है, और वो है नागरिकता के सवाल का। क्योंकि हम लोग सब याद होगा कि आज़ादी के बाद अगर देश भर में स्व प्रेरणा से एक बहुत बड़ा अहिंसक आंदोलन खड़ा हुआ, वो था NRC CAA के खिलाफ 2019 में। और उसमें क्योंकि ऐसी प्रक्रिया ऐसे कानून बनाया गया था जो एक धार्मिक समाज को कम हक देती है, लेकिन उस समाज के लोग अकेले खड़े नहीं हुए, उनके साथ उनके हिंदू, क्रिश्चियन, दलित, बहुत सारे और बहन और भाई भी खड़े हुए। हम लोगों को याद होगा कि वो एक अंजाम पे पहुंचने से पहले कोविड हुआ और वो आंदोलन को बंद कर दिया गया। हम लोगों को लग रहा था कि अब चलिए, अब खुल के सरकार नहीं कह रही कि, लेकिन पर ये करेंगे नहीं। अब उन्हें देखा कि इसका कितना विरोध है। पर अब जो ये आदेश हुआ, जब मैंने पढ़ा उसको,
क्योंकि मैंने असम में बहुत काम किया है और इसका बहुत स्टडी भी किया है। इट्स एग्जैक्टली जैसे एनआरसी को आप पिछले दरवाजे से ला रहे हैं। एनआरसी में जो असम का एनआरसी था उसमें जो आप डॉक्यूमेंट सरकार की जिम्मेदारी नॉर्मली, मैं कहूँगा कि आप नागरिक नहीं हैं अंजलि या जोया, तो मुझे सरकार के होते हुए मुझे सिद्ध करना होगा कि आप नागरिक नहीं हैं। पर ये उल्टा उन्होंने किया वहाँ, और ये भी है कि आप सिद्ध करेंगे कि आप नागरिक हैं। तो एक तरह से जैसे इस इलाके में चोरी हो जाए, तो अगर पुलिस कहती है कि नहीं हम मानते हैं सब चोर हैं, और आपको सिद्ध करना होगा कि आपने चोरी नहीं की, लगभग वही हो रहा है। मतलब इट्स नॉट एन एग्जैजरेशन, इट्स एग्जैक्टली दैट। और वो जो असम में उस पूरी प्रक्रिया में लगभग 4-5 साल तक मैं आंकड़े देख रहा था कि 2025 में भी असम में लगभग 2.5 करोड़ वोटर्स हैं, बिहार में 8 करोड़ हैं। वहाँ 4-5 साल लगे उस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए। उसमें भी हम लोगों को बहुत शिकायतें थी कि न्यायपूर्ण तरीका नहीं हुआ। लेकिन यहाँ आप 25 दिन 1 महीने में इस पूरी प्रक्रिया को कर रहे हैं। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं उस तरह के पुराने डॉक्यूमेंट्स, मुझसे अगर पूछा जाए, मेरे माँ बाप पार्टीशन के से प्रभावित हैं, मैं वो डॉक्यूमेंट्स किसी तरह से नहीं मतलब पेश कर पाऊंगा। और तो इसलिए और जो डॉक्यूमेंट्स हम लोग अभी बात कर रहे थे, पासपोर्ट मांग रहे हैं 2% लोगों के पास पासपोर्ट है बिहार में, मैट्रिकुलेट 45% है। लेकिन एक और बहुत बड़ा भी सवाल है कि कुछ लोग अंदाज करते हैं कि 1 करोड़ लोग प्रवासी मजदूर हैं बिहार। मैं तो अरुणाचल से कन्याकुमारी जाता हूँ, मजदूर से जरूर बात करता हूँ और पता चलता है ज़्यादातर वो लोग बिहार के हैं। मतलब देश भर को वो रोड बना रहे हैं, वो मेहनत करते हैं। वो लोगों को अचानक आपने बिना कोई मतलब, वो लोग अगर वोट करना भी चाहते हैं तो वो नॉर्मली छुट्टी लेके उस वक्त आते हैं, 1 दिन पहले अपना वोट डालते हैं, चले जाते हैं। अब आप चाहते हैं कि वो आएँ और इस पूरी प्रक्रिया से भिड़ें, ये सिद्ध करने के लिए इस तरह के डॉक्यूमेंट जो उनके पास नहीं होगा। तो ये जो इलेक्शन कमीशन का कोई हक भी नहीं है। और ये एक चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने भी, हमने उसकी बात की, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ कहा कि ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, ये आइडेंटिटी को कि आप अंजलि भारद्वाज हैं ये सिद्ध करना आप कर सकते हैं, आप नागरिक हैं ये आपके कार्यक्षेत्र में नहीं है, उसका एक अलग प्रक्रिया है। तो इससे मुझे लगता है कि ये जो, और ये ऑलरेडी अनाउंस किए हैं कि देश भर में करेंगे, तो एक एनआरसी को उन्होंने बंद किया और एक और एनआरसी ले आए, वो भी इलेक्शन कमीशन के माध्यम से। एक चीज़ और मैं बहुत सारा खतरे हैं। असम में हमने एक और चीज़ देखा था कि बहुत जूनियर स्तर पे कर्मचारी को हक देता था ये मानने के लिए कि ये डाउटफुल वोटर है। और एक बार आपका मतलब आप असम में जाएंगे, डी शब्द से लोगों को इतना ज़्यादा खतरा है, वोटर लिस्ट में आपके नाम के सामने डी लग जाए ना, मतलब आप समझते हैं कि मेरी दुनिया ही खत्म हो गई है। मैं देख रहा हूँ कि इसमें भी उन्होंने उनको यही हक दिया है, वो भी जूनियर ऑफिशियल्स विदाउट एनी प्रोसेस, वो कौन डाउटफुल है वो तय करेंगे। और फिर हम लोग सोचते हैं कि डाउटफुल तो उसी को मानेंगे जिसको ये सरकार नहीं चाहती है कि वो वोट डालें। तो इन खतरों के बारे में जोया और अंजलि आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आपने बहुत सी अहम बातें उठाई हैं। उसमें सबसे अहम तो यही है कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत खामोशी से पीछे के दरवाजे से सिटीजनशिप या नागरिकता का मामला उठाया, जो कि बहुत कंटेंशियस है और जो कि उनको हक नहीं है करने का। देखिए, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि खाली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही सिटीजनशिप के मामले को कर सकती। दूसरी बात ये कि आपने आसाम का कहा, आसाम में इलेक्शन के सिलसिले में कम से कम सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट्स हैं, जिससे बिल्कुल ये क्लियर है कि इलेक्शन और सिटीजनशिप अलग है। इलेक्शन का काम इलेक्शन वोटिंग, ये काम इलेक्शन कमीशन का, और सिटीजनशिप का काम जो है वो
होम मिनिस्ट्री करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। अब उन जजमेंट्स के बावजूद जो कि बिल्कुल क्लियर है, ये इलेक्शन कमीशन ने फिर भी ये तय किया कि वो एक तरह से सिटीजनशिप को वेरीफाई करेंगे। तो ये तो ज़ाहिर है बिल्कुल एक गलत वो है। और दूसरी बात ये है कि जो आपने जैसा कहा कि आप अगर ये कर भी रहे हैं जो कि गलत है, वो आप इतने कम वक्त में करेंगे जब आसाम में 4-5 साल लगे और वो मामला कंक्लूसिवली खत्म हुआ भी नहीं हुआ, वो भी 2.5 डेमोन्स्ट्रेट करोड़ भी लोगों नहीं के हुआ। लिए। तीसरी बात ये कि जब आप सिटीजनशिप तय करना चाहते हैं तो सिटीजनशिप के डॉक्यूमेंट कोई होगा ना, तो सरकार ही तो देगी वो डॉक्यूमेंट। जब हमारे मुल्क में कोई सिटीजनशिप का कोई सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट है नहीं, और मुल्कों में है, और मुल्कों में, अमेरिका में, बहुत से मुल्कों में है सिटीजनशिप कार्ड या डॉक्यूमेंट, हमारे यहाँ तो कोई है नहीं। तो आप तो बहुत से इनडायरेक्ट तरीक़ों से सिटीजनशिप को इस्टेब्लिश करते हैं। तो अब आप ये कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि जब सरकार कोई डॉक्यूमेंट आपको देती नहीं है सिटीजनशिप और का, पासपोर्ट 2% लोगों के पास है। एक अगर कोई डॉक्यूमेंट है जो क्लियरली इस्टेब्लिश करता है कि वो हम पासपोर्ट। हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, तो वो है पासपोर्ट। अब बिहार में खाली 2% लोगों के पास पासपोर्ट है। तो कैसे आप ये कैसे इलेक्शन कमीशन ने ये सोचा कि लोग सिटीजनशिप अपनी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तीसरी बात जो आपने उठाई वो ये कि देखिए जो बिहार में जो लोग हैं, तो इसमें ज़ाहिर है बहुत से लोग हैं जिनके पास ये सब कुछ तो है ही नहीं, मगर मुझे लगता है ये खाली, या शायद आप इस बात पे बाद में आएंगे, मेरे ख्याल में ये खाली मुसलमान और यादवों का मामला नहीं है, बिल्कुल। ये बिल्कुल भी नहीं। ये हम नहीं कहेंगे, अब वो उनके मतलब जो सरकार है और जो रूलिंग पार्टी, वो शायद ये चाहते होंगे कि उनको एक्सक्लूड करें, मगर देखिए इसका सबसे ज़्यादा जो असर होगा वो औरतों के ऊपर होगा। जो शादीशुदा औरतें हैं, जो एक गांव से या एक शहर से दूसरे शहर में आके, असम में भी हमने देखा, क्योंकि अगर वो स्कूल नहीं गई हैं और 18 साल से पहले उनकी शादी भी हो जाती है, तो दे हैव नो वे ऑफ एस्टैब्लिशिंग। नहीं तो वही है, एक तो सबसे ज़्यादा इसका असर औरतों के ऊपर होगा, क्योंकि बिहार में मैट्रिकुलेशन का जो परसेंटेज है औरतों का वो बहुत कम है। दूसरे ये कि जब वो शादी करके दूसरी शहर में या दूसरे गांव में आती हैं, तो क्या वो जाएंगी अपने माँ बाप का सारी बर्थ सर्टिफिकेट्स वगैरह लेने के लिए, जो कि है ही नहीं। तीसरा इसका जो सबसे ज़्यादा असर होगा ज़ाहिर है गरीब लोगों के ऊपर, और सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स के ऊपर। और जैसा आपने शुरू ही में कहा कि वहाँ पे तकरीबन 1 करोड़ तो हैं ही हैं माइग्रेंट, शायद इससे ज़्यादा भी हों। अब ये जो माइग्रेंट्स हैं, ये खुद भी तो देखिए नौकरी की तलाश में गए हैं, ये खुद बहुत गरीब लोग हैं। अब आप ये सोचें कि वो लोग बम्बई से या बैंगलोर में जो काम कर रहे हैं, तिरुवनंतपुरम में काम कर रहे हैं, और हमें मालूम है कि इन स्टेट्स में बहुत बिहारी हैं, तो वो कर्नाटका या केरला या मिज़ोरम से आएंगे पटना, या जो भी उनका जो भी जहाँ पे भी उनका निवास है, वो वहाँ आएंगे, और देखिए कितना उनको इसमें पैसा खर्च करना पड़ेगा, उनको क्या छुट्टी मिलेगी। अब भाई आप कोई आर्मी में हैं, अपना रोजगार को छोड़ना भी पड़ेगा, जो असंगठित मजदूर है। जो कोई सरकारी नौकरी फर्ज करिए बिहार का है और वो सरकारी नौकरी कर रहा है दिल्ली में या मिलिट्री में है, उसका जोधपुर में या कहीं पोस्टिंग है, ठीक है, वो उन 3-4 दिन की छुट्टी लेके शायद जा सकते हैं, मगर जो मजदूर तबका है वो कैसे 4-5 दिन के लिए जाएगा, और क्या सरकार उसका खर्चा देगी? और बहुत से लोगों ने ये कहा है कि भाई हम जाने के लिए तैयार हैं, मगर आप हमको फिर क्या क्या खर्चा देंगे। तो ये सब देखते हुए मतलब ये जो इन्होंने एक्सरसाइज की है, ये तो इतनी अनरियलिस्टिक है, और इन अ वे बहुत ही अनफेयर है, बहुत ही अनफेयर है। और ये जो आपने बात कही, ये वाकई हमारी डेमोक्रेसी को, हमारी जमहूरियत को ये एक धक्का है। जमहूरियत ही नहीं, मेरे ख्याल में जिसको हम आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं कि हम ऐसा देश होगा जहाँ हर मजहब जाति के लोगों के बराबर के हक है, उसी पे ही तो वार हो रहा है। देखिए राइट टू वोट तो फंडामेंटल है, जब आप उसी राइट टू वोट को एक तरह से वो कर रहे हैं, प्रॉब्लमैटिक बना रहे हैं, तो ये भी कहा जा सकता है कि पूरी एक्सरसाइज ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसमें अगेन सुप्रीम कोर्ट हैज
इवन आफ्टर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ ये कहा कि इसमें आपको कोई हक नहीं है नागरिकता का अध्ययन करने के लिए, और आप सिर्फ आइडेंटिटी का अध्ययन कर सकते हैं। फिर भी इसमें कुछ बदला नहीं है ज़मीन पर, और इस पूरे इसका मतलब आप वही लोकतंत्र के पृष्ठभूमि आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए हर्ष, मुझे लगता है कि सारी बात जो है आज मंशा पे आ रही है। What is the intention of the Election Commission of India to do this exercise? आज लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर क्यों कर रही है इस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये एक्सरसाइज। इसमें मैं फिर गाइडलाइन से कुछ पढ़ना चाहूंगी। इसमें लिखा है कि अगर ईआरओ को, जो आपके इलेक्शन ऑफिसर हैं अभी, वो डाउट करते हैं एलिजिबिलिटी ऑफ अ वोटर ड्यू टू नॉन सबमिशन ऑफ रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स और अदरवाइज, जस्ट लुक एट द टर्म्स, और अदरवाइज मतलब इतनी वेग चीज। वही जो डी वोटर का मैं कह रहा था, वही उसी तरह से, मतलब आपको कोई उसी बात पे आ रही हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन ऑफिसर डाउट कर रहे हैं, और डाउट के क्या ग्राउंड्स दिए हैं कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए ठीक तरीके से, और अदरवाइज मतलब क्या डिस्क्रिशन दे रहे हैं आप एक ईआरओ को। और अगर उन्होंने डाउट किया तो क्या होगा, व्हाट कैन दे डू? They can refer the cases of suspected foreign nationals to the competent authority under the Citizenship Act. मतलब मंशा यहाँ समझ में आ रही है। और ये जो इस चुनाव में तो वो भाग ले ही नहीं पाएंगे। आप मुझे बताइए कि अगर इलेक्शन कमीशन के किसी अफसर को ये लगे कि किसी ने फ्रॉडुलेंट तरीके से अपना डॉक्यूमेंट बनाया, क्या फ्रॉड के लिए आप सस्पेक्टेड फॉरेनर बन जाएंगे? Is that the process that is followed in this country for you to say that आपने अगर कुछ मतलब ये जो सिंपल सा 5B है, ये गाइडलाइंस का जो पॉइंट है, ये पूरी मंशा का साफ कर दे रहा है कि आप ये जो आपने डी वोटर की बात करी, डाउटफुल वोटर बनाने की, और उनको किस तरीके से कठिनाइयां सहनी पड़ी है वो हमने असम में देख लिया है। तो सालों साल। तो आज लोग जब ये बात कह रहे हैं कि भाई लग रहा है कि सब मंशा साफ नहीं है इलेक्शन कमीशन की, और हो सकता है कि एनआरसी ही कर रहे हैं बैकडोर से, और ये पूरे देश में आप करें, तो इसी कारण से लग रहा है लोगों को। देयर इज अ वेरी क्लियर रीजन व्हाई वी नीड टू क्वेश्चन दिस, बिकॉज इलेक्शन कमीशन आज ये हमें कह रहे हैं कि जो लोग, करोड़ों लोग, क्योंकि 2003 जो लिस्ट है वो तो इलेक्शन कमीशन खुद ही कह रहा है कि अगर हम 2003 की लिस्ट लेंगे, उसके बाद 3 करोड़ के करीब लोग ऐसे होंगे जिन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपनी प्लेस ऑफ बर्थ, तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट, अपने माँ बाप का बर्थ सर्टिफिकेट, तो मतलब किसके पास है वो डॉक्यूमेंट्स? अच्छे घरों में हमारे पास अपने ही बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो कहाँ से लोग लेके आएंगे? मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट डिसएनफ्रेंचाइजिंग करोड़्स ऑफ पीपल पोटेंशियल। मैं जर्मनी गया था, उन्होंने शादी का सर्टिफिकेट मांगा, हमने देखा कि हमारे पास था ही नहीं। वही बिल्कुल। तो इसमें हर सवाल आज ये उठता है, और इसीलिए लोग ये इस चीज से परेशान हैं कि क्या चाहता है इलेक्शन कमीशन करना। और लोग कहीं पर फिर ये कह रहे हैं, उनके समझ में जो बात आ रही है कि शायद डिसएनफ्रेंचाइज उन्हें किया जा रहा करने की कोशिश है जो कि रूलिंग पार्टी के लिए वोट नहीं करेंगे। डिसएनफ्रेंचाइज मतलब उनको वोट करने का अधिकार ना मिले जिससे, और या फिर कुछ ऐसे लोगों को जिन्हें सरकार दिखाना चाहती है कि ये हमारे साथ नहीं है, उनके ऊपर सवाल उनकी नागरिकता पे उठाना चाहती, उनके लिए एक्सरसाइज की जा रही है। सॉरी जी, नहीं, जैसा इन्होंने भी कहा अंजलि ने कि देखिए 3 चीजें हैं, इंटेंशन, मेथड, टाइमिंग। वेरी गुड, वेरी वेल सेड। तो यही 3 जो हैं इसमें प्रॉब्लम्स हैं, और तीनों में ज़ाहिर इंटेंशन जो इनका है वो है एक्सक्लूशनरी, जबकि इलेक्शन कमीशन का काम है इंक्लूजन, और वो यहाँ पे एक्सक्लूजन कर रहे हैं। जो मेथड इन्होंने अडॉप्ट किया है वो स्पेशल इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन। बहुत से लोगों ने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन के का जो मैंडेट है उसमें कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन का कोई वो है नहीं, प्रावधान है नहीं, समरी रिविजन्स अपडेटिंग का है।
और टाइमिंग पे तो ज़ाहिर है जैसा आपने कहा कि ये पूरी एक्सरसाइज आप कैसे एक दो जो चीज़ पा- 5-6 महीने में या साल भर में होती वो आप कैसे कर नहीं, सकते? 5 मैं कह रहा हूँ असम में 4 साल लगे सालों हैं। लग गए। और देखिए जो इनका जो इंटेंशन है वो ये है कि भाई आपको बांग्लादेशियों को हटा हटाना है। ठीक है, ये कोई नहीं कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन को ये हक नहीं है कि आप अपडेट कीजिए, आप क्लीन अप करिए इलेक्टोरल रोल्स को, और ज़ाहिर है जो लोगों का इंतकाल हो गया है उनको उसमें नहीं होना चाहिए, या जो लोग यहाँ के नागरिक नहीं हैं उनको नहीं होना चाहिए। मगर बिहार में मसला बांग्लादेशियों का तो है ही नहीं, ये ये बिल्कुल तो मसला आसाम में है। मगर अगर बिहार में कोई है इशू तो वो आपका, क्योंकि जो बिहार का बॉर्डर नेपाल के साथ बिल्कुल पोरस है, बिल्कुल ढीला ढाला बॉर्डर है, लोगों का आना जाना मुस्तकिल होता है। तो अगर वहाँ पे है कोई मसला तो वो तो नेपालियों का है। तो आप बात कर रहे हैं बार बार बांग्लादेशी की, और जबकि बांग्लादेशी तो बहुत ही कम है बिहार में। तो ये पूरा जो इनका इंटेंशन है, जैसा कि अंजलि ने कहा और आपने भी हर्ष कहा, ये तो पूरा ही इंटेंशन ही बहुत ही डाउटफुल और सस्पेक्ट है। जो है ये जो हम लोग आप बात सामने निकली है कि पहले वो कहते हैं ये डॉक्यूमेंट फिर वो डॉक्यूमेंट फिर फोटो लाओ फिर नहीं लाओ, किसी ने दिया है किसी ने नहीं दिया है, ये प्रक्रिया मतलब इसकी कोई विश्वसनीयता भी बचती है? देखिए हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है जी और न ही कोई एफिशिएंसी है, जी इसलिए कि सुप्रीम के इलेक्शन कमीशन को खुद ही मेरे ख्याल में ये अंदाज़ा हो गया कि जो वो जिस तरह का उन्होंने रूल्स बनाए और जिस तरह के उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे वो उनको मालूम था कि लोगों के पास है ही नहीं। तो वो खुद ही पहले उन्होंने इतना एक एलैबोरेट प्रोसेस बनाया वो है। पेश किया, और मगर फ़ौरन उनको अंदाज़ा हो गया क्योंकि उनके जो BLOs हैं, DMs हैं, उन्होंने सब ने उनको इत्तला की होगी स्टेट इलेक्शन कमीशन को कि भाई ये सब तो लोगों के पास है ही नहीं। तो उन्होंने वक्तन फ़क्तन उसको बदलते रहे, और अब इस वक्त जो आज हमने सुबह को या कल जो अजीत अंजुम जिन्होंने एक बहुत ही अच्छे वीडियोज़ या किए हैं इस पूरे प्रोसेस पे, और उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में और इलेक्शन कमीशन में ये सारे उनके वीडियोस देखे जा रहे हों, क्योंकि उन्होंने एक तरह की ग्राउंड रिपोर्ट दी है। और वो ग्राउंड रिपोर्ट ये है कि जो आप कह रहे हैं मतलब कथनी और करनी में बहुत फर्क है। बहुत ज़्यादा। आप कह कुछ रहे हो कुछ और रहा है। तो वहाँ पे आपने आखिर में जो उन्होंने कल वीडियो और आज जो उन्होंने अपलोड किए उसमें तो अब ये है कि डॉक्यूमेंट्स का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो ना हो, बस किसी सूरत से फॉर्म भर जाए, और बल्कि अब तो इलेक्शन कमीशन के फॉर्म्स भी नहीं भरे जा रहे, नगर निगम वाले फॉर्म्स जो हैं वो लोगों को दे रहे हैं, और वो फॉर्म्स खुद BLOs जो हैं ज़्यादातर उसको भर रहे हैं। और जब लोग, जैसा कि अजीत अंजुम के ने कहा कि जब लोग उनसे के पास जा रहे हैं, और उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक वो दिया कि एक मिलिट्री में एक साहब हैं जो जोधपुर में इस वक्त पोस्टेड हैं, और वो ख़ास तौर से 4 दिन की छुट्टी लेके जोधपुर से आए बिहार अपनी बीवी के साथ, और ज़ाहिर उनके पास तो सारे डॉक्यूमेंट्स थे क्योंकि वो तो आर्मी में है, तो उनके पास मैट्रिकुलर सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो भी उन्होंने 11 मांगे हैं, और वो सारे फॉर्म्स, और उनके घर में फॉर्म दिए गए थे, उनकी माँ वहाँ पे हैं, और वो फॉर्म्स भर के और डॉक्यूमेंट्स उसमें लगा के अपनी बीवी और अपनी माँ के वो लेके गए वहाँ वही विद्यालय में जहाँ पे इसका वो था। तो वहाँ पता चला कि BLO है नहीं, तो इन्होंने फिर BLO को फ़ोन किया, और BLO ने कहा हाँ मैं अभी वहाँ पे नहीं हूँ, आप मेरे निवास स्थान पे आ जाइए। तो ये साहब जो हैं जो आर्मी में हैं, ये उनके निवास स्थान पे पहुँचे, और निवास स्थान पे उन्होंने अपने ये फॉर्म्स दिए, तीनों फॉर्म्स और सारे डॉक्यूमेंट्स दिए। तो उन्होंने कहा नहीं आपका तो अपलोड हो गया। तो उनका ये कैसे अपलोड हो गया, फॉर्म तो मेरे पास है और डॉक्यूमेंट। तो उनका नहीं हमने कर दिया अपलोड। तो उनका ये कैसे, और तो आपने सिग्नेचर कैसे किया? तो पता ये चला कि वो सारे सिग्नेचर्स भी हो गए, तो उनकी माँ का अंगूठा भी उसमें लगा, मगर वो अंगूठा जो लगाया उसमें ही पकड़ गए, इसलिए
कि वो जो अंगूठा था शायद उनकी माँ का अंगूठा ज़रा पतला होगा और वो किसी मर्द का अंगूठा लगा दिया गया था, तो वो उसका साइज भी अंगूठे का बहुत बड़ा था। तो ये देखिए ये हो रहा है। तो इससे तो इस पूरी मतलब आप डाउटफुल वोटर्स ढूंढ रहे हैं मगर आपकी एक्सरसाइज ही डाउटफुल है। अंजलि, नागरिक जिसके लोकतंत्र के हक और इस देश के प्रति उनका जो मतलब बिलोंगिंग, उनकी नागरिकता का हक, ये जब इतने खतरे में है तो नागरिकों को भी कुछ करना है। और मुझे लगता है कि जो आपने बताया अंजुम की कोशिशें, अजीत अंजुम की कोशिशों एक उदाहरण है नागरिक क्या कर सकते हैं। तो इसके बारे में बिल्कुल बहुत अच्छा कहा जी। देखिए हर्ष, अब ये जो स्पेशल एक्सरसाइज हो रही है, ये कोई आसमान से उतर के तो नहीं आ रहे हैं लोग जो कर रहे हैं ये एक्सरसाइज। तो ये वही लोग हैं। व्हाट इज द गारंटी कि स्पेशल एक्सरसाइज में कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं हो रही, जबकि जर्नलिस्ट जो अपने ग्राउंड पे, जैसा आपने कहा, अपनी नागरिकता निभा रहे हैं, अजीत अंजुम और तमाम जर्नलिस्ट जो ये काम कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये एक्सरसाइज की जा रही है। मतलब और उसकी धोखाधड़ी, मतलब दिख रहा है कि धोखाधड़ी वो दिखा रहे हैं अपने वीडियोस में जर्नलिस्ट कि किस तरीके से सारे फॉर्म इकट्ठे एक जगह पे हैं और साइन कर रहे हैं BLO फॉर समबडी एल्स। एक और बहुत दिलचस्प चीज उन्होंने दिखाई अजीत अंजुम ने कि वही जहाँ पे स्कूल में जो सारे BLO बहुत सारे बैठे हैं और वो फॉर्म्स भर रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं अपडेटेड जनवरी के जो रोल्स, इलेक्टोरल रोल्स हैं, वो लेफ्ट पे रखे हुए और राइट पे अभी के फॉर्म है, तो वो उसी को जो अपडेटेड जनवरी के जो इलेक्टोरल रोल्स हैं, रिवाइज रोल्स, उसी की बेसिस पे वो मतलब आप इतना कम समय देंगे, ठीक कर रहे हैं कि जनवरी के रोल पे बात चल रही है। बिल्कुल इतना कम सबके समय लिए, देंगे। सिवाय ये सबसे इंटरेस्टिंग, सबके लिए सिवाय जिन लोगों को हमें हटाना है। तो मतलब इतना कम समय में आप कह रहे हैं कि हम पूरी एक्सरसाइज करोड़ों लोगों की कर देंगे, क्या उसकी मान्यता रह जाएगी, क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी जो आप कह रही थी। और इसके अंदर तो क्लियर नजर आ रहा है फ्रॉम द वीडियोस दैट आर इमर्जिंग फ्रॉम द ग्राउंड, जो जर्नलिस्ट अजीत अंजुम जैसे भी निकाल रहे हैं, जो लोग डिसीज्ड हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है, उनके फॉर्म भर के आ रहे हैं, हस्ताक्षर बैठकर BLOs वहीं पर कर रहे हैं किसी और के लिए, वो वीडियो पे पकड़े जा रहे हैं। तो मतलब ये इसका क्या मान्यता है, इस एक्सरसाइज में क्या स्पेशल है? और इस रिवीजन को एज सिटीजन्स हम क्यों ना सवाल करें इलेक्शन कमीशन से? आप बताइए कि इसको हम क्यों माने और जो पिछली वोटर लिस्ट है उसको क्यों ना माने। और देखिए शुरू से लोग फौरन अलर्ट हो गए, जैसे ही ये एक्सरसाइज शुरू हुई दूसरे तीसरे दिन से ये बात आने लगी कि ये बैकडोर सिटीजनशिप टेस्ट है, बैकडोर NRC हो रहा है। तो ये कैसे ये इलेक्शन कमीशन ने सोचा था कि हम लोग जो हैं हिंदुस्तान के लोग इतने बुद्धू हैं कि वो इस बात को समझ नहीं पाएंगे। और हमें और ज़्यादा ये चिंतित करते हैं कि पिछले 2-3 महीनों में हमारे जब से पहलगाम हुआ था उसके बाद बांग्लादेशी के नाम पे कोई भी मजदूर किसी भी देश के किसी कोने में जिनकी बात बिहार के सीमांचल वाले लोग पे आप बांग्लादेशी हैं, बांग्लादेश से आपकी सीमा भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी है। तो एक चीज़ और, क्योंकि हम लोग को वाइंड अप करना होगा, मुझे लगता है कि वो दो समाज जिसको हम लोग समझते हैं, यादव और मुस्लिम समाज, जिसको अलग करने की एक मंशा हो सकती है सरकार की, जिसमें इलेक्शन कमीशन शायद हमें डर है कि वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं और इसको इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहे, तो उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो हमारा विश्वास वापस जीते। पर मुझे लगता है कि इसमें और भी जो कमज़ोर समाज के लोग हैं, बेघर लोग हैं, जो झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं, जो आदिवासी लोग जंगलों के बीच में रहते हैं, बहुत सारे और लोग भी इसके चपेट में, उनको भी अलग कर दिया जाएगा। तो वो पहलू भी मुझे लगता है याद करना बहुत ज़रूरी है कि आप राजनीति अपना खेल रहे हैं, लेकिन जो हम लोगों का गर्व था 1951-52 में पहला चुनाव जब हुआ था, दुनिया भर देख रही थी कि ऐसा संभव ही नहीं है कि ऐसे देश जहाँ इतनी गरीबी है और इतनी
पढ़ाई इतनी कम है, वहाँ एक चुनाव भी कर सकते हैं, और वो भी यूनिवर्सल चुनाव, और हमने करके दिखाया। मुझे लगता है कि उससे भी हम फिसल रहे हैं, ये डर है मुझे। नहीं, इसमें तो जो जो आप बात कह रहे हैं वो सही है, मगर उसके साथ साथ ये भी है कि देखिए इस वक्त हमें मतलब इंस्टीट्यूशंस और सिटीजन्स में और वोटर्स में फ़र्क करना चाहिए। इंस्टीट्यूशंस फिसल रहे हैं, मगर जो लोग हैं उनका यकीन वो बात। उनका यकीन अभी भी देखिए डेमोक्रेसी पे बहुत है। जी। और बिहार में ख़ास तौर पे, और ख़ास तौर पे गरीब लोगों के लिए वोट करना बहुत वोट करना चाहते। बताइए, इतनी मेहनत करते हैं वो, इसके लिए तैयार हैं कि अगर उनको थोड़ी सी भी छुट्टी मिल जाए वो 4-5 आके दिन की, वोट करने तो के वो दिल्ली या बैंगलोर से या बम्बई से बिहार जाएंगे लिए। वोट दुनिया भर में, वोट देश करने भर में मैं घूमता हूँ, मुझे बिहार में बहुत मजा आता है। आप किसी भी चाय की दुकान में बैठे, आपको इतना मतलब सोफिस्टिकेटेड राजनीतिक अच्छा, एक तो बिहार के लोग बहुत पॉलिटिकल हैं, बहुत and they पॉलिटिकल, love voting. They really love voting, and and they love talking about politics. they love talking about politics, and they're also very aware जी। of their rights and the significance of the right to vote, that if they do not vote, then they will not be able to demand access to benefits that come from the government. So they are able to make a connection between vote एंड गवर्नमेंट। अच्छा, देखिए बिहार वगैरह में गवर्नमेंट के इतने प्रोग्राम्स हैं, वेलफेयर प्रोग्राम जो सभी जगह हैं, तो बहुत से लोग हैं, और जब वहाँ पे इतनी गुर्बत है, तो ज़ाहिर है लोगों को गवर्नमेंट के जो वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं उनको उनसे वो चाहते हैं कि वो उनको उसका फ़ायदा हो, और वो ये समझते हैं कि अगर हम वोट नहीं करेंगे तो हम अपने एमएलए से कुछ नहीं डिमांड कर पाएंगे। हम एमएलए से देखिए एमपी से तो हो नहीं पाता है कॉन्ट्रैक्ट। अगर लोगों का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो एमएलए से ही होता है, विधायक से होता है, या पंच सरपंच से होता है। तो अगर, और बल्कि लोग तो ये कहते हैं कि लोग पंचायत में भी इतना वोट करते हैं जाके, क्योंकि वो समझते हैं हम और आप चाहे ये समझें कि भाई हमें नहीं इसकी इतनी ज़रूरत है, मगर और यही देखिए वजह है कि हिंदुस्तान में और वेस्टर्न मुल्कों में वोटिंग में जो डेमोग्राफिक्स जो वोट करते हैं उसमें बहुत फ़र्क है। वहाँ पे मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा वोट करते हैं। हिंदुस्तान में आपको मालूम है कि बम्बई में नारिमन पॉइंट पे, या जो ये सारे जो अपर मिडिल क्लास एरियाज़ हैं, या साउथ दिल्ली के जो अपर मिडिल क्लास एरियाज़, यहाँ पे वोटिंग बहुत कम होती। मगर हिंदुस्तान में गरीब लोग बहुत वोट करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनका वोट इतना इम्पोर्टेंट है उनकी ज़िंदगी के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनकी नौकरी के लिए, और उनकी सुरक्षा के लिए भी, उनकी सुरक्षा के लिए। तो इसलिए मेरे ख्याल में जो ये बिहार में हो रहा है ये बहुत गलत है। बहुत ही तकलीफ़देह बात है कि आप आम लोगों के वोट को एक तरह से छीन तो नहीं रहे, मगर एक तरह से डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का तो पूरा एक डर तो हर बिहारी के दिल में आपने डर डाल दिया है कि मैं नागरिक सिद्ध अपने आप को कर पाऊंगा कि नहीं। अंजलि, बहुत खूबसूरत तरीके से जोया जी ने समराइज किया। मुझे लगता है कि इट गोज रियली टू द हार्ट कि हिंदुस्तान का, हम जैसे मध्यम वर्गीय लोग, अमीर लोग, हमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हम तो अपना जो हमें ज़रूरत है हम कर लेंगे पैसों से, अपने कॉन्टैक्ट से। वो गरीब जो मजदूर पेशा व्यक्ति है, किसान है, महिला है, इनके लिए बहुत, दलित हैं, आदिवासी हैं, इनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही एक वक्त है जहाँ वो सचमुच इस देश के मालिक, तो लोकतंत्र में देश के मालिक तो जो सबसे जो आम इंसान है, वो 5 सालों में एक बार तो उनको वो हक मिलता है मालिक बनने का और वो आप ऐसा छीन रहे हैं। तो इसके जो परिणाम, मतलब वुड यू लाइक टू समराइज? देखिए हर्ष, जो ये पूरा प्रोसेस है इसमें लोगों की, और जिसको आप कह रहे हैं कि जनता मालिक है लोकतंत्र में, जनता की डिग्निटी किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो रही है उसका एक बड़ा सवाल उठ रहा है। आप बार बार लोगों को कहते हैं कि आप आके खड़े हुए और प्रूव करिए कि आप नागरिक हैं। आप कॉन्टिन्यूअसली आप प्रूव करिए कि आपको यहाँ खड़े होने का हक है। और इसमें अभी मैं ये शेयर करना चाहूंगी कि रिसेंटली सरकार ने एक बहुत बड़ी ड्राइव रन करी, ई-KYC।
जिसमें सरकार ने कहा अगर किसी के पास राशन कार्ड है, और हमारे देश में 80 करोड़ लोगों के पास राशन कार्ड है, आप आइए, अपने दस्तावेज लाइए, प्रूव करिए सारी चीजें, और उसके बाद आपको राशन कार्ड मिलने का अधिकार होगा। हाल ही में सरकार ने ये एक्सरसाइज खत्म की। मैं शेयर करना चाहूंगी कि क्या प्रोसेस था और लोगों को कितनी तकलीफें उठानी पड़ी। बताइए। बस्तियों में बिहार से, दूसरे यूपी से, अलग राज्यों से जो लोग रहते हैं दिल्ली की बस्तियों में, उन्होंने बताया कि हमारी नौकरियां छूट गई। उन्होंने कहा हम गए वहां पर, जब हम पहुंचे तो कभी सर्वर डाउन था, कभी अधिकारी नहीं मिल बताइए। रहे थे। हम गए 3 दिन की छुट्टी लेके, 1 हफ्ते की छुट्टी लेके, हमें वहां पर हफ्तों लग गए और हमारे पीछे सारी नौकरियां खत्म हुई। तो मतलब हम क्या चाहते हैं, लोगों को, हम इलेक्शन कमीशन को ये सोचने की जरूरत है कि आप इस तरीके की एक्सरसाइज लॉन्च कर रहे हैं जहां पर 1 करोड़ से ज्यादा लोग प्रवासी मजदूर हैं, वो दूसरे जगहों पे जाके काम करते हैं, पर हम देखते हैं कि कैसे वोटिंग के दिन सब वापस जाते हैं वोट आते हैं, करने के लिए। बिल्कुल। तो आप उनको मजबूर कर रहे हैं कि आप अपना डेली वेज छोड़िए, कहीं पे आपकी नौकरी है तो उसको छोड़िए और आइए और प्रूव करिए नागरिकता। मतलब आपने 2024 में वोटर लिस्ट बनाकर बताइए। लोगों से वोट कराकर एक सरकार चुनी है। अब आप कह रहे हैं हम उसको मानते ही नहीं है, अब फिर से नए सिरे से शुरू हो जाइए। उस सरकार को मानते हैं। सरकार को मानेंगे, लेकिन हम वोटर लिस्ट को नहीं मानेंगे। सरकार की बात तो मानते हैं। जिसने उनको चूज किया। तो देखिए, ये जो पूरा प्रोसेस है, सबसे ज्यादा भारी किस पर पड़ रहा है? जैसे बात हुई, सबसे जो सबसे कमजोर वर्ग है, जो हाशिए पे रहने वाले लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, आदिवासी कम्युनिटीज हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए ये सबसे मुश्किल प्रोसेस है। और मैं कल्पना कर रहा हूँ जो मुसाहर हैं, उनके पास उनकी अपनी, मतलब जहाँ उनका मकान भी छोटा सा झोपड़ी है, उसकी भी जमीन का हक उनके पास नहीं है। अब फिर वो लोग आते हैं, मतलब बेघर होके पटना के बाकी शहरों की सड़कों में जिस गंदगी में रहते हैं, मतलब कोई प्रश्न ही नहीं है कि वो कुछ साबित कर पाएंगे। तो उन्हीं को आप अलग कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप मतलब उस पूरे वर्ग, इन सभी जो वर्ग हैं, इनको आप एक तरह से आप कह रहे हैं कि नहीं, अब आप नए सिरे से हम आपकी निरीक्षण करेंगे, हम कहेंगे कि आप हैं कि नहीं वोटर। और इस बात को मुझे लगता है इट इज रियली वर्थ एम्फसाइजिंग, हर्ष, कि हमारे देश में अगर किसी के नाम के सामने ये आज प्रश्न चिन्ह लग जाए कि आप इस देश के नागरिक हैं भी कि नहीं, उनका क्या होगा जो हाशिए पे रहते हैं? इस दौरान जब राशन कार्ड उनको मिला रहेगा? नहीं, डिटेंशन सेंटर्स में जाने का आपको डर रहेगा ना। डिटेंशन सेंटर एक चीज, बट इवन बेसिक मौलिक अधिकार और मौलिक सुविधाएं जो नागरिक होने के तौर पे उन्हें मिल रही है, उन्हें राशन कार्ड मिल रहा है जिससे उनका गुजर बसर हो रहा है, उनको स्कूल के एडमिशन मिल रहे हैं, उनको मनरेगा में काम मिल रहा है, ये सारी चीजें आप हटा देंगे तो मतलब जो लोग छूट जाएंगे, और छूटेंगे वही, क्योंकि फाइनली ये जो है पूरा एक्सरसाइज जिसके अंदर लिस्ट दी गई है कि आप पासपोर्ट लाइए, या मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट लाइए, या सरकारी आपने पेंशन ली है उसकी सर्टिफिकेट लाइए, ये तो दिस इज कंप्लीटली डिस्क्रिमिनेटरी ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड वेल्थ। मतलब आपके पास अगर आप पढ़े लिखे नहीं है, 10वीं पास नहीं है, या आपके पास उस तरीके की साधन नहीं है, तो आप छूट जाएंगे। तो दिस एंटायर एक्सरसाइज, ये सबसे बड़ा धक्का जो है वो हाशिए पे रहने वाले लोगों के ऊपर आज होता दिख रहा है। नहीं, मैं बिल्कुल सही है। और इस सब से बहुत चिंता हो रही है। अभी चुनाव आने वाला है, लेकिन ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि ये तो शुरुआत है, मतलब अब तो हम पूरे देश में इसको करेंगे। इसके अंजाम बहुत खतरनाक है। एक कल्पना जवाहरलाल नेहरू ने की थी कि इस देश का नागरिक कौन होगा, जो इस देश को अपनाता है वो इस देश का नागरिक होगा। कोई और शर्तें नहीं थी। और वहाँ से हम लोग कहाँ पहुँचे हैं। और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप हैं और जगहों में इस तरह का एक वातावरण बना है जहाँ पे गरीब इंसान को अपना जीने का हक साबित करने के लिए इतनी कठिनाई हो रही है। तो आखिर में बिहार के लोग अभी जल्दी चुनाव में जाएंगे। कुछ आपके लोकतंत्र की रक्षा, उसकी संभावनाएं
जो देश का असली मालिक है, जो सबसे गरीब मजदूर पेशा किसान मजदूर हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए आप कुछ बोलना चाहें? देखिए, आखिर में यही कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन इज फेलिंग इंडियन डेमोक्रेसी, बिल्कुल बिल्कुल। but now we expect that the Supreme Court will uphold democracy and, most importantly, the right to vote, which is a fundamental right in our democracy. और अब हम लोगों को जो उम्मीद है वो सुप्रीम कोर्ट से है, और सुप्रीम कोर्ट के लिए मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने देखिए बहुत से अच्छे और इम्पोर्टेंट सवालात उठाए 10 जुलाई की हियरिंग में, मगर उस वक्त उन्होंने ये जो सवालात उठाए और जो कहा कि 3 और डॉक्यूमेंट्स, वोटर कार्ड और ये आधार और राशन कार्ड, इनको आप इनको इंक्लूड कर लिए, मगर उन्होंने उस वक्त कोई मैंडेटरी तो उसको किया नहीं था। अब गालिबन वो इसलिए मैंडेटरी नहीं किया क्योंकि उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को आज 21 तारीख को अपना सबमिशन देना है इस मामले में कि वो इसके लिए तैयार हैं या नहीं, कि इन 3 डॉक्यूमेंट्स को भी 11 जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें वो जोड़ेंगे या नहीं। तो अब देखते हैं कि उनका क्या सुप्रीम कोर्ट में सबमिशन है। तो अब जो 28 को होगा तो सुप्रीम कोर्ट से देखिए उम्मीद तो यही है कि अगर राइट टू वोट एक बेसिक फंडामेंटल राइट है, और ये बिल्कुल साबित हो गया है कि ये जो पूरी एक्सरसाइज है ये गैर ज़रूरी, गलत और एक तरह से गैर कानूनी भी और गैर कानूनी भी है। ये आपके हमारे आइन में है नहीं जिस तरह से ये पूरा ये कर रहे हैं। तो इस वक्त देखिए सुप्रीम कोर्ट से तो यही उम्मीद है कि वो ये कहें कि इस वक्त अब जो इलेक्शंस होंगे बिहार असेंबली के, विधानसभा के, वो जो अपडेटेड जनवरी का जो समरी रिवीजन हुआ उसकी बेसिस पे ही होना चाहिए, और असेंबली इलेक्शन के बाद अगर आपको रिवीजन करना है तो वो आप उसके बाद करिए, मगर सुप्रीम कोर्ट को ये ज़रूर कहना चाहिए कि ये जो प्रोसेस अगर आप नवंबर के बाद करेंगे तो उसमें सिटीजनशिप का मामला, नागरिकता का मामला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोगों की जो उम्मीद है, और बिहार के लोगों की और हिंदुस्तान के लोगों की जो उम्मीद है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट बेसिकली जो एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू वोट, उसको वो अपहोल्ड करेगा। और ये जो एक पूरा प्रोसेस जो अब बिल्कुल क्लियर हो गया है कि इसमें एक एक्सक्लूजन है और इंक्लूजन नहीं है, लोगों को अलग करना है, लोगों को जोड़ने की, लोगों को शामिल और जोड़ने का नहीं है, तो इसको तो सुप्रीम कोर्ट को इस पे कुछ ना कुछ तो रोक लगानी चाहिए। अंजलि, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जोया की बात सुन रही थी और बिल्कुल उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी ही कुछ जजमेंट दे। और उम्मीद है या आशा है? आशा, उम्मीद सब कुछ है, लेकिन कहीं पर ये भी सच है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब बहुत अच्छे जजमेंट्स भी दिए हैं, उनका पालन हुआ है क्या? क्योंकि बात वहीं घूम फिर कर मंशा पे आ जाती है, इंटेंशन पे आ जाती है। जब इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट पे सुप्रीम कोर्ट ने इतना लैंडमार्क जजमेंट दे दिया कि आप कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बिल्कुल भी बायस तरीके से प्रिपॉन्डरेंस ऑफ द रूलिंग पार्टी के साथ आप चुन नहीं सकते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स को। एक कानून लाया गया जिसमें कह दिया गया नहीं, जो भी सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कहते रहे, हम तो कानून ले आए हैं। और अब प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन, मतलब 2:1 से उन्हें चूज किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट एक बढ़िया जजमेंट दे देते हैं। उसके बाद डिस्पाइट दैट, क्योंकि इंटेंशन और मंशा वो नहीं है सही, उसको कैसे रिवर्स किया जाता है। तो अभी भी अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मंशा सही नहीं होगी तो सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट दे दे, मुझे लगता है कि आई एम बीइंग अ लिटिल पेसिमिस्टिक, मुझे लगता है कि सूरत हाल नहीं बदलेगा फाइनली। बट लेट मी ऑल्सो से फाइनली आज भी इलेक्शन कमीशन को, भाई यू आर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आपको आज ये संज्ञान लेने की जरूरत है कि जो प्रोसेस हमने स्टार्ट किया है कितना डेंजरस है। आप कहिए कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे,
इतने सारे तर्क रखे गए हैं कोर्ट में, कोर्ट के बाहर रखे गए हैं दिखाने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है। आज भी अगर इलेक्शन कमीशन ईमानदारी से काम करें जी। तो उनके हाथ में है कि वो कहे नहीं, हम इस एक्सरसाइज को नहीं करेंगे इस तरीके से, हम और समय लेंगे। जैसे जोया ने कहा, इस आने वाले चुनाव में ये नहीं होगा। और नागरिकता का ये जो 0.5B है, इसको बिल्कुल हटाने की जरूरत है फ्रॉम बिल्कुल द अलग करिए। गाइडलाइंस, कि भाई हम आपको सस्पेक्टेड फॉरेन नेशनल बना के हम आपको डी वोटर बना देंगे, इफेक्टिवली ये कहा जा रहा है। मतलब ये तो इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। अगर चाहे और मंशा हो तो मैं कहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से पहले भी ये किया जा सकता है। बट ऑफ कोर्स वी होप दैट द सुप्रीम कोर्ट स्टैंड्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गिव्स अ क्लियर ऑर्डर व्हिच इज बाइंडिंग। एंड आई डू होप कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इलेक्शन कमीशन जैसे, और जो हमारी रूलिंग पार्टी है, उसके साथ फिर कंप्लाई भी करें। तो शुक्रिया। मैं भी आशावादी बहुत हूँ, लेकिन देखता जा रहा हूँ पिछले 5-10 सालों में सुप्रीम कोर्ट सही आदेश कई बार देती है, लेकिन उसका पालन नहीं कराती है। और वो बहुत बड़ा खतरा है कि जो जिसको एग्जीक्यूटिव हम कहते हैं, सरकारें जानते हैं कि चलिए आपने बोल दिया, हम तो जो करना है हम करेंगे। वो खतरा बहुत है। हम लोगों को हमारी उम्मीद है, प्रेमचंद की वो कहानी हम स्कूल में पढ़ते थे, पंच परमेश्वर, कि जिसको ये जिम्मेदारी दी है उनका ज़मीर जागेगा और वो इस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। वो उम्मीद भी रखना ज़रूरी है। पर मुझे लगता है कि नागरिकों को, क्योंकि ये सवाल अब लोकतंत्र खतरे में है, वो तो बहुत ज़्यादा खतरे में है। हाँ। राइट टू वोट बहुत ज़्यादा खतरे में है। लेकिन उसके साथ भी कुछ और जो एक कल्पना थी इस देश के बारे में, जहाँ सबको बराबर के हक मिले, आपकी जाति, आपका मजहब, आपका जेंडर, इसका कोई, आप अमीर हो गरीब हो, आप बराबर के नागरिक हो, उस पे भी मुझे लगता है कि बहुत बड़ा, जैसे आपने उदाहरण दिए कि आपने पूरी योजना ही यही बनाए हैं कि कुछ लोग कर पाएंगे, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, कुछ लोगों की जिंदगी महत्वपूर्ण है और बाकी सब लोगों की जिंदगी के प्रति सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऐसे मोड़ पे हम पहुंचे हैं। तो मुझे लगता है कि बस यही, अब बिहार में चुनाव सुप्रीम कोर्ट अगर सही आदेश और सुनिश्चित करे, जैसे आपने कहा कि ये 5B को हटाना तो बहुत ज़रूरी है कि नागरिकता ये के तो सिवा बिल्कुल हटाना चाहिए। बिल्कुल हटाना चाहिए। तो ये ऐसा नहीं है कि हमारे जजेस नहीं समझते हैं, तो बिल्कुल सही बात। उनको ऐसा मजबूत ऑर्डर करना चाहिए जिसमें लोग नहीं सिर्फ कहें कि आपने तो चलो कर लिया, लेकिन अब सरकार नहीं मान रही है तो हम क्या करें। वो आंसर नहीं है। आपके पास इतना पावर है कि संविधान की रक्षा के लिए आपको एक जिम्मेदारी दी है, जहाँ पे आखिर इमरजेंसी से पहले इंदिरा गांधी को एक छोटे इलेक्टोरल ऑफेंस के लिए प्रधानमंत्री पद से हटाया गया था। वो उस तरह की शक्ति और नियत मुझे लगता है कि हमारे इंस्टीट्यूशंस को दिखाना बहुत ज़रूरी है। और नहीं हो तो फिर हम लोगों को एक लंबी लड़ाई अपने अहिंसक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से इस व्यवस्था को बदलना बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम, नमस्ते, जिंदाबाद साहब। ये दाग दाग उजाला, ये शब कसीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं।